जितने मेलेफिक्स, जितने कुंडलियों में लगन का स्वामी 6, 8, 12 में बैठा है, ऐसे लोग इस दुनिया में कुछ डिफरेंट करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो रेगुलर 9 to 5 सिंपल लाइफ नहीं जिएंगे। हमारे पास माँ बाप आते हैं, पूछते हैं नवनीत सर शादी होगी भी सी नहीं, तो हम उनको बोलते हैं कि इसकी शादी बहुत अच्छी होगी। वो पूछते हैं कब होगी, वो कब की प्रॉब्लम शनि केतु की है, क्योंकि एटीट्यूड नहीं है। लेकिन उसका जो स्वामी है चंद्रमा, अगर कर्क लगन क्या बनता है तो वो बहुत वेल प्लेस्ड है, केंद्र में है, गुरु के साथ है, 100% वो एक गोल्डन हॉरोस्कोप है इन गेटिंग गुड स्पाउस, गेटिंग राइट मैरिज सर्कमस्टांसेस विद अ डिले। सर इसी से मैं नवमांश के 7th हाउस का रोल भी जानना चाहूंगी एक राइट पार्टनर ढूंढने में। जैसे लगन आपका एटीट्यूड था, इसी प्रकार सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो आपके स्पाउस के एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, राइट। मान लीजिए कि आपके सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा है, तो एक गारंटीड है, और अगर उसके ऊपर कोई मेलेफिक दृष्टियां नहीं हैं तो आपको बहुत रोमांटिक हस्बैंड मिलने वाले हैं। Hello everybody, this is your host Rangoli Sharma and a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्लेसमेंट्स आपकी कुंडली में आपके चार्ट को गोल्डन बनाती हैं, कौन सी राशियां आपको देखनी पड़ेंगी, एक सक्सेसफुल मैरिज, एक बहुत अच्छी संतान, बहुत अच्छे इन-लॉज क्या डिफाइन करेगा आपके चार्ट में कि आपको ये सारे कनेक्शंस बहुत अच्छे मिलेंगे। क्या होती है गोल्डन चार्ट की निशानियां, आज हमने डिस्कस की हैं। कौन से योग आपके चार्ट को बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही गोल्डन बनाते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक। और इसी खास डिस्कशन के लिए जो गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें मैं एक स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर बोलती हूँ और वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड नेम्स इन एस्ट्रोलॉजी, नवनीत चित्कारा सर। नवनीत सर, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सर आज हम एक गोल्डन चार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सभी ये सोचते हैं कि क्या ऐसे प्लेसमेंट्स हैं मेरे चार्ट में जो कि मेरे चार्ट को बहुत पावरफुल, बहुत पॉजिटिव बना रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसी राशियों की प्लेसमेंट होगी, कौन से ग्रह हम देख सकते हैं जिनसे हमें वो पॉजिटिविटी, वो पावर एक चार्ट में दिखे। साथ ही साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि विवाह के लिए एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा या नहीं, ये कैसे पता लगेगा, बहुत अच्छी संतान होगी या नहीं, बहुत अच्छे इन-लॉज होंगे, ये हम कहाँ से देख सकते हैं। आज हम इन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए रंगोली, मैंने अपने जीवन में कभी भी एक संपूर्ण गोल्डन चार्ट नहीं देखा। ओके। क्योंकि कोई ना कोई कमी मैंने हर जगह देखी। बिल्कुल। जैसे अगर मैंने बहुत धन देखा तो सेहत नहीं देखी, जहाँ पर धन भी देखा, सेहत भी देखी, तो रिलेशनशिप्स नहीं देखे। जहाँ पर रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे, बच्चे बहुत सेवा करते थे, पत्नी बहुत अच्छी थी, वहाँ पर धन की कमी थी। यस। और जहाँ पर धन भी था, बच्चे भी बहुत अच्छे थे, तो वहाँ पर किसी ना किसी की सेहत नहीं थी। तो टेक्निकली जब हम कलयुग में आते हैं तो हमें ये देखना है कि हमारी पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से रिक्वायरमेंट क्या है जी। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और ये आप रिलेट भी कर पाएंगे। जब भी कुंडली में आपका लगन का स्वामी, लग्नेश जो है, या पंचम भाव का स्वामी, या भाग्य का नवम भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में विराजमान हो तो उसको एक अच्छी पोजीशन माना जाता है। राइट। लेकिन ये जो पोजीशंस हैं ये जातक को बहुत सिंपल लाइफ देती हैं। सिंपल लाइफ का मतलब है कि आप सुबह 9, 9:30 बजे उठे, ऑफिस गए, आपने गवर्नमेंट जॉब की या बड़ा सिंपल सा आपका एक कार्य था, 6 बजे आपकी छुट्टी हो गई, आप घर आए, घर आके आपने थोड़ी देर बच्चों के साथ टीवी देखा और आपने खाना खाया और आप सो गए। वीकेंड पे, संडे के संडे, आप अपने बच्चों को कहीं बाहर लेके गए, कुछ खाया पिया, वापस आ गए, या घर पे सुबह पत्नी ने कुछ अच्छा सा बना लिया। तो ऐसे ही 30, 35, 40 साल आपके जीवन के कट गए। यस।
एक तो मैं इसको गोल्डन चार्ट बोलूंगा। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग ये गोल्डन चार्ट है बिल्कुल कि golden सिंपल chart लाइफ है। आपने जी। देखिए, जितनी सिंपल लाइफ है उतना ही आप मोक्ष के नजदीक हैं। यस, बिल्कुल जैसा हम बात कर रहे थे। देखिए, मैं जब भी किसी ब्राह्मण की कुंडली देखता हूँ जो बनारस में पैदा हुए या सोमनाथ में पैदा हुए, ये एक ऐसा जीवन होता है कि आप सुबह सुबह उठते हो, हर रोज गंगा जी में आप स्नान करते हो, आपको सात्विक भोजन मिलता है, कभी आपने तामसिक भोजन की तरफ देखा ही नहीं होता क्योंकि आपकी परंपरा ही नहीं है, और बड़ा सिंपल सा आपने जीवन बिताया, और आप एक ऐसे ब्राह्मण के घर में पैदा हुए जो कि करप्ट नहीं है, कलयुग का उसके ऊपर असर नहीं है, जो दीक्षा मिली, जो दान मिला, उस हिसाब से आपने अपना जीवन बिताया, आपने सभी शास्त्रों की जो है ज्ञान है उसको ग्रहण किया, अपनी सारी रिचुअल्स जो संस्कार हमें मिले उनको आपने निभाया, और 70-80 साल की जिंदगी आप बिता के चले गए। मेरे अकॉर्डिंगली ये एक ड्रीम लाइफ है। वाओ, राइट। लेकिन अब लोग कहेंगे कि ये कोई गोल्डन कुंडली या गोल्डन जीवन नहीं हो सकता। कि आपने इसे ड्रीम लाइफ क्यों कहा? क्योंकि आपने कुछ बहुत बड़ा तो किया ही नहीं, ना कोई आप रेवोल्यूशन लेकर आए, ना कुछ कर पाए। हमारे शास्त्रों में एक टर्म है अकर्म। अकर्म का मतलब है कि जब हम कर्म से ही दूर चले जाते हैं, ये वो लेवल है जब आपका जीवन दर जीवन, यानी कि आपने 70-80 साल का एक जीवन बिताया, फिर दूसरा एक और जीवन बताया, फिर और जीवन बताया, आपके अच्छे कर्मों की वजह से भगवान आपको एक ऐसे जीवन में ले आते हैं जिसमें आपके कर्म बहुत लिमिटेड होते हैं और भक्ति और साधना बहुत ज्यादा होती है, कि मतलब जो कर्म सेटल करना वो बहुत कम होता है जी। और ऐसे चार्ट्स को हम गोल्डन चार्ट्स कह सकते हैं। जैसे मुझे हमेशा से फैसिनेशन हुई जब बृहस्पति लगन में हो। अब बृहस्पति लगन को मेरी परिभाषा में एक अच्छा चार्ट क्यों माना जाता है, और मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं, उनके लिए बृहस्पति अगर अच्छी पोजीशन में स्व राशि का, मित्र राशि का लगन में बैठा है तो वो बोल रहे हैं हमारी शादी नहीं हो रही है, हमें कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या हमें हेल्थ की प्रॉब्लम्स, हमारा वेट बढ़ रहा है। मेरे लिए अकॉर्डिंगली उन्होंने जिंदगी में पूर्व जन्म में 100% अच्छे कर्म किए होंगे जिनको जुपिटर फर्स्ट में जिनको बृहस्पति लगन में मिले। श्री राम की कुंडली में देवगुरु फर्स्ट हाउस में बृहस्पति में है, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में एक स्वच्छ जीवन अपना बिताया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कलयुग में एक्सपेक्टेशंस ही बहुत डिफरेंट हैं, कि हमें बहुत सारा, हम अपनी सारी खुशी धन में जो है निकालते हैं। अब धन में हमारे पास एक मल्टी मिलियनर चार्ट का योग होता है, विच इज अगर आप डिविजनल चार्ट्स में देखें तो एक चार्ट है D40। ठीक है, D40 चार्ट में आप जितने भी मल्टी मिलियनर्स हैं जी, आप अगर एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप कुंडली खोलिए उनकी, और D40 हावदेमशा चार्ट हम इसे बोलते हैं, इसमें आप चले जाइए। इस चार्ट में अगर लगन का संबंध D40 चार्ट के लगन का संबंध बुध के साथ बनता हो, मरकुरी के साथ, या मरकुरी ही लग्नेश हो, या लगन जो है केंद्र या त्रिकोण में बुध के साथ आके बैठ गया, या बुध की सीधी दृष्टि लगन पे आ गई, या फिर बुध की राशि हो, बुध की राशि हो और बुध वेल प्लेस्ड हो, एग्जॉल्टेड बृहस्पति के साथ या एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स के साथ बैठा हो, बेनिफिक ग्रहों के साथ, ये मल्टी मिलियनर योग होता है कुंडली के अंदर। अब ये गोल्डन कुंडली इसलिए है, आप कोई भी मल्टी मिलियनर उठा लीजिए, आप अंबानी जी का चार्ट उठा लीजिए, आप डोनाल्ड ट्रंप का भी आप चार्ट उठा सकते हैं, आप जो बिजनेसमैन रहे जिन्होंने बहुत पैसा अपने जीवन में कमाया, बिल गेट्स का आप चार्ट उठाइए, आप जो है जेफ बेजोस का चार्ट आप उठा लीजिए। अब ये जो टेक्निक है हमें चार्ट को रेक्टिफाई करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि जब तक ये संबंध नहीं बनेंगे तो वो स्टैंप नहीं लगती है मल्टी मिलियनर क्लब की या बिलियनर्स क्लब की, तो हम इसको बिलियनर्स क्लब भी बोलते हैं, राइट। तो अब
जिनके लिए पैसा बहुत बड़ी प्रायोरिटी है और पैसा में ही सब कुछ सुख वो ढूंढते हैं, उनके लिए ऐसे चार्ट्स गोल्डन चार्ट्स हैं। यस, केंद्र में बुध का आना, दशम भाव में बुध का आ जाना, सप्तम भाव में बुध का आना। ऑल्दो बुध के लिए सप्तम भाव जो है वो इतना पॉजिटिव नहीं है, मरण कारक स्थान है, चतुर्थ भाव सप्तम भाव, लेकिन उसके बावजूद ये पैसा देने वाली कुंडलियां हैं। जितने मेलेफिक्स, जितने कुंडलियों में लगन का स्वामी 6, 8, 12 में बैठा है, ऐसे लोग इस दुनिया में कुछ डिफरेंट करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो रेगुलर 9 to 5 सिंपल लाइफ नहीं जिएंगे। उनको अपने जीवन में कुछ रेवोल्यूशनरी करना होगा, और वो इस लेवल पे रेवोल्यूशनरी होगा कि पूरा समाज, पूरी दुनिया वो बदलने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब अगर आपकी मानसिकता ऐसी है कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है जो दुनिया में किसी ने ना पहले किया हो, देन यू हैव टू सी कि आपकी कुंडली में जो प्लैनेट्स हैं वो 6, 8, 12, 3, 11 डिफिकल्ट हाउसेस में जाकर विराजमान है, और 2, 3 ग्रह बैठे हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं। ऐसे में उस जातक के लिए वो गोल्डन चार्ट है। जब कुछ बड़ा आप करना चाहते हैं, सो जब भी आप अपने लग्नेश को या किसी भी ऐसे कॉम्बिनेशन को 6, 8, 12 में देखते हैं, या आप एक डिफिकल्ट में देखते हैं, बहुत से प्लैनेट डिब्लिटेटेड हैं। अब आप देखिए, एक गोल्डन चार्ट के अंदर मैंने कई जगह पर नीच के ग्रह देखे। अब आप बोलोगे नीच का ग्रह कैसे आपको बहुत बड़ी सक्सेस दे सकता है? मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्सॉल्टेशन एंड डिब्लिटेशन जो है वो एथिक्स के ऊपर है। बिल्कुल। जब भी ग्रह लगन में उच्च का होगा, मान लीजिए बृहस्पति लगन में उच्च के बैठे हैं, श्री राम, ऐसे लोग पूरा जीवन एथिक्स के ऊपर ही उनका जीवन है, धर्म के ऊपर ही पूरा जीवन है। उनकी हर एक डीएनए में, उनके हर एक ब्लड, हर एक सेल के अंदर धर्म है, नैतिकता है, कि हम अपना जीवन धर्म के साथ ही गुजारेंगे। आप श्री राम को देखिए, उनके पिता की 4 पत्नियां थी, लेकिन श्री राम एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे क्षत्रिय, एक ऐसे विष्णु जी का स्वरूप जिन्होंने एक पत्नी की प्रथा चलाई है। अगर वो भी चाहते तो 4 शादियां, 3 शादियां कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि पत्नी एक ही होनी चाहिए। तो टेक्निकली कोई चार्ट गोल्डन नहीं होता है। आपको ये समझना है कि सामने वाले की प्रायोरिटी क्या है, आज मेरी प्रायोरिटी क्या है, या इनकी प्रायोरिटी क्या है। अगर पैसा प्रायोरिटी है, उसके लिए गोल्डन चार्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। बिल्कुल। अगर धर्म प्रायोरिटी है, उसके लिए गोल्डन चार्ट डिफरेंट होगा। अगर आपकी पॉलिटिक्स प्रायोरिटी है, उसमें राहु की पोजीशंस 3रा भाव, 6ठा भाव, द्वितीय भाव के अंदर राहु, 11वें भाव के अंदर राहु, पंचम के अंदर राहु, ये प्रायोरिटी है पॉलिटिक्स की। तो अगर ये आ गया और वो बहुत पावरफुली बैठा है, तो एक नेता के लिए ये एक गोल्डन चार्ट जो आएगा। अब आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि नेता का गोल्डन चार्ट कौन सा है। एक इंसान जो मोक्ष की तरफ जाना चाहता है, जो सिंपल लाइफ जीना चाहता है, सिंपल लाइफ, बनारस के किनारे, आप सारा दिन गंगा जी को देखें, सारा दिन नाम जपें, आपको थोड़ा बहुत भोजन मिले, आपको एक घर हो, बच्चे हो, सब आज्ञाकारी हो, सिंपल लाइफ गुजार के सारे चले जाएं और आपकी परंपरा को आगे लेके जाते रहें। दैट इज अ सिंपल लाइफ जो मोक्ष की तरफ ले जाएगी। वो एक गोल्डन चार्ट है। इसमें आप देखेंगे केंद्र का संबंध त्रिकोण के साथ, लॉर्ड ऑफ 1st हाउस इन 5th हाउस, 5th हाउस इन द लग्ना, 9th हाउस इन द 10th हाउस, 10th हाउस लॉर्ड इन द 9th हाउस। तो ये ऐसे योग आपको मिलेंगे और आप बहुत फैसिनेट होंगे कि ये बहुत अमीर, बहुत एक सक्सेसफुल इंसान की कुंडली होगी। नो, ये एक बहुत सिंपल इंसान की कुंडली होगी जो सिंपल जिंदगी जी के आगे बढ़ेगा। जैसे ही आप देखेंगे 4th लॉर्ड इन द 6th हाउस, 10th लॉर्ड इन द 8th हाउस, 11th लॉर्ड इन द 10th हाउस, फुल ऑफ चैलेंजेस, बट ये इंसान उस चैलेंजेस को लेके आगे बढ़ता हुआ एक लेगेसी क्रिएट करेगा। तो दैट बिकम्स अनदर गोल्डन चार्ट, राइट। सो इस टर्म को एक वन ऑप्शन में जोड़ना कि आप बताइए, मेरे लिए तो वो पहला वाला चार्ट गोल्डन है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति में है, पंचमेश जो है वो चतुर्थ में बैठे हैं, नवमेश जो है दशम में बैठे हैं, तो मेरे लिए वो एक गोल्डन चार्ट है।
मुझे दुष्टाना से कुछ नहीं लेना है, मुझे धर्म से है, मुझे बेसिकली मैं केंद्र से भी ज़्यादा वैल्यू त्रिकोण के देता हूँ सिंपल लाइफ के लिए, क्योंकि त्रिकोण आपका पूर्व जन्म और ये जन्म है, आपके अच्छे कर्म है। केंद्र फिर भी आपको कलयुग की तरफ लेके जाती है, रजस की तरफ लेके जाती है, लेकिन त्रिकोण आपको रजस की तरफ नहीं लेके जाता, सिर्फ सत्व की तरफ, सत्वा की तरफ लेके जाता है। तो इसलिए आपके जीवन में गोल्डन चार्ट की परिभाषा हर एक के लिए बहुत डिफरेंट हो सकती है। बिल्कुल सर, एकदम सही बात कही आपने। और अगर मैं कंक्लूड करूं हमारी ऑडियंस के लिए, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्पस कि आपकी सोल ने क्या जर्नी डिसाइड की है सबसे पहले तो, और आपने लाइफ में क्या पर्पस बनाया कि क्या आपको वो सिंपल लाइफ जीनी है, क्या आपको मटीरियलिस्टिक लाइफ जीनी है, कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव रेवोल्यूशनरी करना है। बिल्कुल सर, इसी से मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाहूंगी। अब हमने ये तो समझा कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर पर्पस, बट मैरिज एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में कि किस प्रकार का इंसान आपको मिल रहा है, फिर आपकी लाइफ किस तरह से शेप हो रही है, और आपका पार्टनर आपकी सोल जर्नी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो बहुत लोगों की ना ये क्यूरियोसिटी होती है, और मैं मेरे व्यूअर्स के लिए पूछ रही हूँ कि एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने के क्या योग होंगे एक चार्ट के अंदर, ये मैं जानना चाहूँगी। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपने पूछा, और ये आप लोग अपनी कुंडलियों में भी देख सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं। देखिए, जब भी विवाह को लेकर एक कुंडली देखी जाती है ना, तो जितने भी बडिंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं या ज्योतिषी हैं, वो सीधा कुंडली के, लगन कुंडली के सप्तम भाव पे जाकर फोकस करते हैं, जंप करते हैं, विच इज टेक्निकली नॉट वेरी राइट। ओके, अगर शादी की बात करें तो सबसे पहले जो बात शास्त्रों में लिखी गई है वो ये है कि आपका एटीट्यूड, आपका नज़रिया शादी के लिए क्या है। मेरे पास इतनी कुंडलियां आती हैं जिसमें माँ बाप ये बोलते हैं कि पहले 28, 30, 31, 32 साल तक तो इनकी शादी को लेकर ये अप्रोच थी कि हमें अपना करियर बनाना है। फिर उसके बाद जब 28-30 साल तक करियर बन गया, आप एक अच्छी कंपनी में आ गए, आपके पास 4 पैसे आने लग गए, फिर आपकी चॉइस जो थी वो बहुत क्रिटिक थी। क्रिटिक का मतलब ये है कि इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं एटीट्यूड प्रॉब्लम। एटीट्यूड प्रॉब्लम कैसे है कि आप कभी कभी सिर्फ फिजिकल लुक्स को प्रायोरिटी दे रहे हो, कभी आप सिर्फ पैसे को प्रायोरिटी दे रहे हो, कभी आपको पूछा जाता है कि आपको इसमें क्या कमी नजर आई। से कई पेरेंट्स अपने बच्चों को पूछते हैं कि बेटा ये आपके लिए हमने ढूंढा है, इसमें आप हमें कमी बताओ। तो वो आगे से कहते हैं इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें पसंद नहीं है। ट्रू। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर मैं किसी से भी अनमैरिड से पूछूं कि आपको अपना लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए, 1-2 बातें बताने के बाद 99% उनको खुद को नहीं पता होता कि उनको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। उनकी इमेजिनेशन बिखरी हुई इमेजिनेशन होती है जो एकदम उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में नवमांश कुंडली का जो लगन है, मतलब नवमांश कुंडली का जो पहला भाव है, जिस भी जातक की कुंडली में नवमांश के लगन में मेलेफिक कॉम्बिनेशंस होंगे, जैसे शनि केतु बैठा हुआ है, शनि राहु बैठा हुआ है, मंगल केतु, मंगल राहु, शनि मंगल बैठा हुआ है, सूर्य केतु है, सूर्य चंद्रमा का अमावस्या योग है, ऐसे जितने भी मेलेफिक कॉम्बिनेशन अगर किसी जातक की नवमांश के लगन में होंगे, उनका एटीट्यूड टूवर्ड्स मैरिज विल नॉट बी राइट। फुल स्टॉप। तो हमें सबसे पहले नवमांश का लग्न चेक करना है, इवन बिफोर चेकिंग द 7th हाउस ऑफ D1। जी, आपका एटीट्यूड ही नहीं है। अब मान लीजिए बुध बैठा है या बुध का लगन आ गया नवमांश के अंदर, बचकाना बिहेवियर टूवर्ड्स मैरिज, बच्चों जैसी रिक्वायरमेंट्स, स्ट्रेंज रिक्वायरमेंट्स। अभी मेरे पास एक पीछे कुंडली आई, तो उस लड़की ने इतने रिलेशनशिप्स को, इतने रिश्तों को ठुकराया, जो कि बहुत अच्छे अच्छे लड़कों के रिश्ते उनको मिल रहे थे, क्योंकि उसके माइंड में एक परसेप्शन है कि उसका जो हस्बैंड है वो 6 फीट प्लस होना चाहिए, उसकी हाइट जो है 6 फुट से ऊपर होनी चाहिए। उसने बचपन से यही सपना देखा अपने जीवन में।
जिसमें कि उसको 5-8, 5-9, 5-10 के बहुत क्वालिफाइड वेल सेटल्ड कुंडलियां भी जिनके साथ मिलती हैं, वो रिश्ते आ रहे थे जी। लेकिन व्हेन शी रीच्ड 35-36 तो अब वो कह रही है कि 5-10 भी चलेगा। अच्छा। लेकिन अभी भी उनका माइंडसेट है जो हाइट पे रुका हुआ है, जो फिजिकल बॉडी पे जो है वो रुका हुआ है। इस तरह की स्ट्रेंज हैबिट्स बुध जो है नवमांश के लगन में बैठ के देते हैं। दैट आपकी जो माइंडसेट है वो बच्चों जैसा है जी। अगर बृहस्पति लगन में आके बैठ जाएंगे तो आपका एक्सपेक्टेशन बहुत स्पिरिचुअल आइडियलिस्टिक स्पाउस की तरफ चला जाएगा कि आपको बहुत आइडियलिस्टिक हो, स्पिरिचुअल हो, दान दया धर्म वाला हो, राइट। लेकिन कभी कभी दान दया धर्म वाला ना होकर भी एक इंसान बहुत अच्छा हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो लोग दान दया धर्म करते हैं वही बहुत अच्छे होते हैं जी, राइट। कोई मन का साफ है, वो अपना कर्म 9 से 9 बजे तक करता है, आपके प्रति वो बिल्कुल लॉयल है और वो दान दया धर्म ना भी करता हो, आपके वैवाहिक जीवन के लिए तो वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। यस, राइट। अगर यहीं में मंगल बैठ जाए तो ओवर पैशनेट, ओवर डिजायर्स, राइट। अगर मंगल और शुक्र की युति आ जाए लगन के अंदर तो उनको लव मैरिज की तरफ इंक्लिनेशन रहती है, दैट दे आर वेरी पैशनेट, दे वांट। अगर चंद्रमा आ जाए तो उनको लगता है कि उनका जो स्पाउस है वो ओवरली रोमांटिक होना चाहिए, यू नो, बिना रोमांस के वो शादी के बारे में सोच ही नहीं सकते। जिनके साथ यू नो उनको देखकर मतलब यू नो कहते हैं कि आपके मन में कुछ फीलिंग्स ना आए या बटरफ्लाइज ना आए, विल नॉट गेट मैरिड। लेकिन मैरिज की रियलिटी ये नहीं है। मैरिज एक ऐसी यू नो पार्टनरशिप है, एक ऐसी साझेदारी है जिसमें आपको कई कमियों के साथ गुजारा करना पड़ता है और उन कमियों से भी प्यार करना पड़ता है। मैरिज विल पावर से चलती है जी। कोई मैरिज को मैंने अपने जीवन में परफेक्ट नहीं देखा। जैसे आपने कहा ना परफेक्ट मैरिज, वो परफेक्ट मैरिज बाहर से आपको जरूर लग सकती है लेकिन अंदर से कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई एडजस्टमेंट, कोई ना कोई पेशेंस हर इंसान करके बैठा है जी। तो वो एटीट्यूड पॉजिटिव कब होता है? जब बेनिफिट्स आ जाएं। ओके, राइट। अब जैसे गुरु के साथ चंद्रमा आ जाए तो उसने चंद्रमा ने गुरु को और गुरु ने चंद्रमा को बैलेंस आउट कर दिया। अकेला चंद्रमा आ गया तो भी ठीक है, राइट। आप रोमांटिक ढूंढ रहे हैं पार्टनर और रोमांटिक मिल जाएगा। लेकिन क्रूर ग्रह चंद्रमा के साथ केतु आ गया, शुक्र के साथ केतु आ गया। शुक्र के साथ केतु की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऐसे जातक कभी भी सेटिस्फाइड नहीं फील करेंगे अपनी मैरिज में, नो मैटर व्हाट। ओके, क्योंकि केतु शुक्र की बल को, रोमांस को, पैशन को कम करेगा। आप देखना शुक्र केतु जहां पर भी आपकी कुंडली में बैठा होगा, आप उनसे पूछना कि आपकी, वो बोले मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बोलेंगे कि क्या आप सेटिस्फाइड है, क्या वो वार्मनेस है? तो बोलेंगे नहीं, आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड, बस ठीक है, बहुत अच्छा है। तो वहां पर वो कमी आती है। तो नवमांश के लगन में, राइट, अगर बहुत अच्छे, अब मान लीजिए बुध है लेकिन बुध के साथ अगर सूर्य आ जाए तो आपको लाइफ पार्टनर ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अकेला बुध प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि वो बचकाना प्रॉब्लम कर देगा, लेकिन सन ने उसे मैच्योरिटी दे देगा उसको। इसी प्रकार अगर मरकुरी के साथ, बुध के साथ राहु आ जाए या मरकुरी के साथ केतु आ जाए। अब मरकुरी राहु की क्या प्रॉब्लम होती है? इंसान अपनी जुबान से बदल जाता है। आज आपको बोलेगा हाँ ठीक है हम शादी करते हैं, हम संडे को रोका करते हैं, सैटरडे को फोन करके बोलेंगे कि नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मे बी आई हैव टू वेट, या मेरे को अभी मेरी किसी और से बात चल रही है। ओह गॉड, राइट। सो दिस इज व्हाट मरकुरी राहु कैन डू। तो सबसे पहले आप नवमांश के लगन को देखिए। अच्छा, फिर मान लीजिए आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है लेकिन जो लगन लॉर्ड है अगर वो मेलेफिक है, मान लीजिए आपके गुरु और चंद्रमा नवमांश के लगन में बैठे हैं जी। और आपका कर्क नवमांश है, आपका जो है सिंह नवमांश है। अब सिंह नवमांश के स्वामी सूर्य है। सूर्य जाके मान लो राहु के साथ कहीं पर जाकर बैठ गए, मतलब लगन तो अच्छा था, एटीट्यूड तो बहुत अच्छा है, शादी करना चाहते हैं, बार बार कुंडलियों को देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन नवमांश का लग्नेश अगर वो मेलेफिक के साथ बैठ गया जाके, अब शनि जो सूर्य था इस केस में, सूर्य शनि के साथ चला गया, सूर्य राहु के साथ चला गया, तो आप चाहते तो हैं लेकिन आपकी किस्मत साथ नहीं देगी।
Okay. आपको लोग ही नहीं मिलेंगे जो आप चाह रहे हैं। आप ओपन हैं हाँ. शादी करने के लिए, आप 10 में से 6 नंबर वाले को भी पास करेंगे, 5 को भी पास करेंगे, क्योंकि योर एटीट्यूड इज़ वेरी गुड, बेनिफिक्स बैठे हैं, अच्छे कॉम्बिनेशन है। लेकिन उसकी एनर्जी जो है लग्नेश की, वो कहीं ना कहीं पर मेलेफिक के साथ सर अगर वो लग्नेश ही मेलेफिक हुआ तो? हाँ, तो लग्नेश की ही बात करूं। अगर मान लीजिए लग्नेश शनि भी है, हाँ. लेकिन वो अच्छी जगह पे बैठा है, एग्जॉल्टेड है, हाँ. गुरु के साथ जाके बैठ गया, हाँ. या शुक्र के साथ बैठ गया, तो वो पॉजिटिव हो गया। Okay. मतलब आपके सर्कमस्टांसेस ऑफ मैरिज कि आपको अच्छा रिश्ता मिलेगा और वो रिश्ता चल के आएगा, वो गोल्डन कुंडली की लड़की बैठी थी, इतना अच्छा रिश्ता चल के आया, हाँ. और उसकी शादी हो गई, चटमंगनी पट गया। या एग्जैक्टली Yes. वो कैसे होगा? आपका नवमांश का लगन बेनिफिट से भरा हाँ. है, अच्छे योग हैं वहां के, हाँ. और लग्नेश भी बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा है, उनके ऊपर किसी गलत ग्रह की या नेगेटिव या ऑपोजिट या उसके दुश्मन ग्रह की दृष्टि या संपर्क नहीं है। तो वो एक कॉम्बिनेशन है कि इमीडिएटली यू विल गेट अ लाइफ पार्टनर एंड यू विल गेट मैरिड। सर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि आपने कहा नवमांश के लग्न को हमें देखना है, 7th हाउस को नहीं। आई एम श्योर बहुत से व्यूअर्स का ये क्वेश्चन होगा कि 7th हाउस तो पार्टनर को बताता है, हमने 7th की बात क्यों नहीं? देखिए, हम यहाँ पर एटीट्यूड हाँ. और विवाह होने के सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे हैं, अभी हमने स्पाउस की तो बात ही नहीं की। ओके, मेक सेंस। ये 3 अलग अलग चीजें हैं, इसको बहुत इंटेलिजेंटली समझना होता है कि सबसे पहले आप मान लीजिए शनि केतु की युति लगन में है जी, हाँ, और जो लगन है वो कर्क लगन है। अब शनि केतु जो है आपके खराब एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है फॉर मैरिज, लेकिन लग्नेश कौन है? चंद्रमा, कर्क है, और चंद्रमा गुरु के साथ बैठा है। तो क्या होगा? आपका एटीट्यूड ज़रूर ख़राब है, लेकिन आपकी शादी के सर्कमस्टांसेस बहुत अच्छे होंगे। चाहे जितना मर्जी आपका एटीट्यूड ख़राब है, आपको अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे, और एक दिन आपकी शादी एक अच्छे घर में हो जाएगी। राइट? तो ये वाइस वर्सा भी है। हाँ. कि कहीं पे एटीट्यूड बहुत अच्छा, लेकिन सर्कमस्टांसेस ही नहीं मिल रहे, कहीं पे एटीट्यूड ख़राब है, लेकिन शादी के सर्कमस्टांसेस जो है वो अच्छे। इवेंचुअली मैंने कई रिश्ते ऐसे देखे जिसमें लड़कियों में बहुत एटीट्यूड था, लड़कों में बहुत एटीट्यूड था, बट इवेंचुअली दे सेटल डाउन बाय गेटिंग अ गुड लाइफ पार्टनर। तो मैच्योरिटी के साथ ऐसे में क्या होता है, शादी थोड़ी डिले। हमारे पास माँ बाप आते हैं, पूछते हैं नवनीत सर शादी होगी भी सी नहीं, तो हम उनको बोलते हैं कि इसकी शादी बहुत अच्छी होगी। वो पूछते हैं कब होगी, वो कब की प्रॉब्लम शनि केतु की है, क्योंकि एटीट्यूड नहीं है। लेकिन उसका जो स्वामी है चंद्रमा, अगर कर्क लगन क्या बनता है, तो वो बहुत वेल प्लेस्ड है, केंद्र में है, गुरु के साथ है, 100% वो एक गोल्डन हॉरोस्कोप है इन गेटिंग गुड स्पाउस, गेटिंग राइट मैरिज सर्कमस्टांसेस विद द डिले, क्योंकि एटीट्यूड प्रॉब्लम वहां पर आया है। सर इसी से मैं नवमांश के 7th हाउस का रोल भी जानना चाहूंगी एक राइट पार्टनर ढूंढने में। जी देखिए, जैसे लगन आपका एटीट्यूड था, इसी प्रकार सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो आपके स्पाउस के एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, राइट? मान लीजिए कि आपके सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा है, तो एक गारंटीड है, और अगर उसके ऊपर कोई मेलेफिक दृष्टियां नहीं हैं तो आपको बहुत रोमांटिक हस्बैंड मिलने वाले हैं। राइट? मंगल बैठे हैं तो पैशनेट हस्बैंड होंगे, लेकिन टेम्परामेंट इश्यूज उनके अंदर आ सकते हैं, इंपल्सिवनेस आ सकती है। राहु बैठे हैं तो आपको डिफरेंट बैकग्राउंड के हस्बैंड, फ्रॉम वेरी वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, किसी ऑल कल्चर में, फॉरेन लैंड से, आईटी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए जो काम करते हैं, ऐसे स्पाउस आपको मिलने वाले हैं। यहीं पर अगर बृहस्पति बैठ जाएं तो बहुत स्पिरिचुअल नेचर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अर्थशास्त्र, लॉ, इनके साथ जुड़े हुए आपको स्पाउस मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर एफ्लिक्शंस आ जाए, मान लीजिए शनि मंगल आ जाए, तो आपके स्पाउस जो है वो बहुत टेक्निकल होने वाले हैं, हर बात पे आपको टेक्निकली बोलेंगे, ये गलत है, ये सही है, तो आप थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील कर सकते हैं। तो जिस प्रकार नवमांश का जो लगन है वो आपका एटीट्यूड है, नवमांश का जो सप्तम भाव है वो आपके स्पाउस का एटीट्यूड है, और वहाँ पर शुक्र, चंद्र, बुध, मान लीजिए बुध बैठ गए, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे जो हस्बैंड है वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें बचपना बहुत है, चाइल्ड लाइकनेस, जो बच्चों जैसी बात कही। आपकी वाइफ अगर आ गई तो वो वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमेशा बच्चों की तरह बात करना, बच्चों की तरह डिमांड्स करना।
आप उससे मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करेंगे आफ्टर द एज ऑफ 40-45, राइट? मरकरी इवेंचुअली राहु आपको माफ करेगा, फिर आप धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। सो ये एक ऐसा योग है। लेकिन अब आपने एटीट्यूड देख लिया आपने स्पाउस का, लेकिन लंबे समय तक आपके स्पाउस की आपके साथ कैसे बनेगी वो डिसाइड करेगा सप्तम भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में। ओके। तो जो 7th लॉर्ड है, जैसे देखो लगन में एटीट्यूड, फिर circumstances of your marriage is the lord of the lagna, of the navamsh. Spouse का attitude and the circumstances of that marriage after marriage, quality of marriage for long time, वो आपकी नवमांश के सप्तम भाव का स्वामी डिसाइड करेगा। आप अपने 7th लॉर्ड मुझे बताइए नवमांश। तो अगर वो वेल प्लेस्ड है और वो बेनिफिक हैं, अच्छे स्थान पर केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, वेल प्लेस्ड हैं, एक्सॉल्टेड हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही वो 6, 8, 12 में गए, राइट, वो उसके साथ राहु केतु कोई भी ऐसे मेलेफिक, शनि मंगल हो गया, शनि राहु, शनि केतु, शुक्र डिस्ट्रॉय हो गया, शुक्र मंगल शनि राहु के बीच में फंस गया, सप्तम भाव का स्वामी होके, इमीडिएटली आप ये कह लीजिए दैट योर फर्स्ट मैरिज इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर, इट विल बी अ प्रॉब्लम। आपको एक ऐसी कुंडली ढूंढनी है जिसकी कुंडली में लाइफ आफ्टर मैरिज अच्छी हो और वो आपकी कुंडली से स्ट्रांग हो, देन यू गेट मैरिड टू दैट पर्सन। ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, लेकिन इसमें भी हमारे पास एक उपाय है जो हमने बहुत अपने फॉलोअर्स और स्टूडेंट्स को बताया और वो हमने यूज़ भी किया। उपाय ये है कि 1 साल तक आप अपनी शादी में विल पावर रखें, शांति रखें। 1 साल बाद अगर आप फैमिली वे में नहीं है, मतलब आपके पास बच्चा नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है आप, आफ्टर 1 ईयर यू शुड गेट मैरिड टू द सेम स्पाउस अगेन। वाओ। आप अपने ही स्पाउस के साथ शादी कर लीजिए दोबारा प्रॉपर वे में, राइट? तो वो आपकी सेकेंड मैरिज कंसिडर हो जाती है। इट इज़ अ रेमेडी विच इज़ गिवन बाय आवर गुरु परंपरा। जैसे आपने देखा ना, कुंभ विवाह करवाते हैं या आपका मांगलिक होता है तो पेट से विवाह करवाते हैं, फिर वो कहते हैं कि अभी जब शादी होगी तो ये दूसरी शादी है जो आप कर रहे हैं। सो टेक्निकली मैं प्रैक्टिकलिटी में, अगर आप फर्स्ट मैरिज आपने अपने हस्बैंड से किया, आप सेकंड मैरिज भी अपने हस्बैंड के साथ कर लीजिए, राइट? तो आपका जो है सेकंड मैरिज का योग जो है वो एक्टिव हो जाएगा, बशर्ते कि सेकंड मैरिज आपकी कुंडली में अच्छी हो। सेकंड मैरिज जो है वो नवमांश के सेकंड हाउस से देखी जाती है। सर पार्टनर तो देख लिया, अब आई एम श्योर कि बहुत से लोग स्पेशली गर्ल्स दे वांट टू सी कि उनके इन लॉज कैसे होंगे, तो ये कैसे कुंडली से पता लगेगा? नवमांश में क्या क्या देखना पड़ेगा? कौन से डिविजनल चार्ट्स का रोल होगा इन लॉज के? इसमें 2 चीजें हैं। अच्छे इन लॉज का गोल्डन चार्ट का रूल आपको बताता हूँ जी। इन लॉज के लिए अब जैसे मैंने आपको कहा कि लगन कुंडली, लगन नवमांश कुंडली का आपका एटीट्यूड और आप, सप्तम भाव आपके स्पाउस को डेडिकेटेड है नवमांश का। अब आप सप्तम भाव से 4 भाव आगे कीजिए, 7th, 8th, 9th, 10th। नवमांश का जो दशम भाव है वो आपकी मदर इन लॉ है। क्यों? क्योंकि वो आपकी स्पाउस की मदर है। फोर्थ फ्रॉम द सेवेंथ। अगर वहां पर बेनिफिक ग्रह बैठा है, गुरु बैठा है, तो स्पिरिचुअल मदर इन लॉ मिल जाएगी। बुध बैठा है तो चंचल होगी, बच्चों की तरह आपके साथ बिहेव करेगी, आप फ्रेंड्स की तरह रह पाओगे। शुक्र बैठा है तो काफी गुड लुकिंग, स्मार्ट, डिवोशन, डेडिकेटेड मदर इन लॉ आपको मिल जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर कोई बैड कॉम्बिनेशन आ गया, सूर्य राहु केतु, या राहु आके बैठ गया, या शनि राहु आ गया, या बुध राहु आया, तो आपके मदर इन लॉ झूठ बोलेंगे आपसे, राइट? झूठ बोलेंगे और आपके स्पाउस के सामने आपकी रेपुटेशन जो है खराब। यू हैव टू बी केयरफुल। आप कमेंट्स में राइट? गुरु राहु अगर आ गया, गुरु चंडाल योग है, तो थोड़ा अनएथिकल सिनेरियो, शील ट्राई टू बी मोर मॉडर्न, राइट? तो उस तरह का सिनेरियो रहेगा। इसी प्रकार अगर आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको अपने फादर इन लॉ के बारे में जानना है। तो फादर इन लॉ के लिए आप 9th या 10th हाउस देखते हैं, आप दोनों भी देख सकते हैं। सो टेक्निकली मदर के एग्जैक्टली ऑपोजिट 10th हाउस होता है। तो फोर्थ हाउस ऑफ नवमांश जो कि आपके 7 से 10th है, वहां पर जाकर आप कॉम्बिनेशंस देखिए। अब वो सुख स्थान भी है, तो अगर आपका वहां पर मेलेफिक्स बैठे हैं
तो एक तो आपके ससुर जी भी इतने अच्छे नहीं होंगे, मैलेफिक नेचर के होंगे, राइट, और आपके जीवन में सुख भी नहीं होगा, राइट। सो टेक्निकली आपको चतुर्थ भाव देखना है, और अगर वहाँ गुरु बैठे हैं या चंद्रमा बैठे हैं तो बहुत इमोशनल केयरिंग फादर इन लॉ मिलना। अब एज अ फैमिली अगर आपको होल देखना है, आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी, इन लॉज कैसे रहेंगे, तो लगन कुंडली के अष्टम भाव को भी आप देख सकते हैं। लगन का अष्टम भाव, ओके, वो भी आपकी एक्सटेंडेड फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, एक्सटेंडेड फैमिली एज अ होल, कि आपको एनवायरनमेंट कैसा मिलेगा। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली मदर इन लॉ फादर इन लॉ को देख रहे हैं, यहाँ पर जाकर हम स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट को देख रहे हैं। मान लो वहाँ पे राहु बैठ गया या शनि बैठ गया, तो हमसे लोग पूछते हैं नवनीत सर हमारे रिलेशनशिप कैसे होंगे शादी के बाद विद एक्सटेंडेड फैमिली, उसमें बहुत से लोग आते हैं। अब वहाँ शनि बैठा, तो मैंने कहा एक प्रैक्टिकल रिलेशनशिप होगा, कोल्ड रिलेशनशिप होगा, आप उसमें ज़्यादा वार्मनेस नहीं। अगर बृहस्पति बैठ गया तो ऑर्थोडॉक्स रिलेशनशिप मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति कहीं ना कहीं पर थोड़े से ऑर्थोडॉक्स भी हैं, राइट, मॉडर्न नहीं है। राहु आके बैठ गया तो बहुत मॉडर्न डिसेप्टिव जो है रिलेशनशिप आपका हो सकता है। तो इस तरह से आप सभी ग्रहों को या कॉम्बिनेशन में ग्रहों को, मंगल राहु अंगारक योग बैठ गया तो कला कलेश जो है वो शादी के बाद रहने वाला है, अनटिल एंड अनलेस बृहस्पति की या किसी अच्छे ग्रह की, बेनिफिक ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि आ जाए, उसको बचा लिया जाए। सिमिलरली अगर आप अपने हस्बैंड के छोटे भाई को देखना चाहते हो तो आप नवमांश के 9th हाउस को देखोगे, तीसरा भाव आ गया कि वो, अगर आप अपने हस्बैंड या स्पाउस के बड़े भाई बहन को देखना चाहते हो तो वहां से आपको कौन से भाव गिनना है, 11th हाउस को गिनना है, विच इज 5th हाउस ऑफ योर D9। तो देखो इन कॉम्बिनेशन से आपको पूरा आपकी एक्सटेंडेड फैमिली की माइक्रो विजिबिलिटी भी दिखती है कि यहाँ पे मेरा छोटा भाई, यहाँ बड़ा भाई, यहाँ माँ या पिता, राइट, उसकी डेली रूटीन कैसी होगी। तो वो आपके नवमांश का 12वां भाव है, क्योंकि वो आपके 7th से छठा है, 6th, yes। उसके दुश्मन कैसे होंगे, उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स चैरिटी कैसा होगा, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है आप जो है नवमांश से ही अपने स्पाउस की, जैसे 7th हाउस को लगन बनाओ, और उससे आप उसके सारे सर्कमस्टांसेस को, कनेक्शंस को देखो। सर यहाँ से 2 क्वेश्चंस हैं मेरे। एक तो जो नवमांश का 8th हाउस है उसका क्या रोल होगा, क्योंकि हमने लग्न के 8th हाउस की बात की, हमने नवमांश के 8th हाउस को नहीं टच किया। नवमांश का जो 8th हाउस है वो आपके स्पाउस के लिए एक मारक भाव है, स्पाउस का मारक, क्योंकि वो नवमांश का 8th हाउस आपके स्पाउस के फिक्स्ड एसेट्स और वेल्थ को बताता है, क्योंकि उसके लिए वो सेकंड हो गया, बिल्कुल, राइट। उसका भोजन करने का तरीका कैसा होगा, हाउ इज गोना ईट, वो किस तरह की उसकी वाणी होगी। कम्युनिकेट करना अलग बात है, लेकिन वाणी एक अलग चीज है। तो 8th हाउस इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर उनकी फूड हैबिट्स, अब वो कैसा खाएंगे, कैसा उनका खान पान होगा, उनका कुटुंब, पूरी बड़ी रिश्तेदारी जो आपके स्पाउस की है, मामा चाचा ताया सब एक साथ जब घर आएंगे, तो अगर वो राहु है या मंगल राहु है तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कोई ना कोई कला कलेश होता ही रहेगा। जी, तो सर इसमें लग्न के 7th हाउस का क्या रोल है? हमने नवमांश के 7th हाउस की बात की, हमने नवमांश के 1st हाउस की बात की, और जैसा आपने कहा कि ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स तो विवाह के लिए सिर्फ लग्न का 7th हाउस देखा, उसमें जो प्लैनेट बैठा है उससे आपकी पूरी लाइफ बता दी, बट हमने यहाँ लग्न के 7th हाउस की ज्यादा बात नहीं की। देखिए ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आपने पूछा। अब देखिए ये वही डिफरेंस है जो एक डिविजनल चार्ट, वर्ग कुंडली और लगन कुंडली में होता है। वर्ग कुंडली में हमने एक माइक्रो एनालिसिस किया, डीप डाइव किया, उसको समझने की कोशिश की, लेकिन लग्न कुंडली आपके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं, राइट। सो मान लीजिए लगन कुंडली में आप आए, आपने 7th भाव के अंदर बृहस्पति देखा जी, आपका एटीट्यूड भी है, आपकी शादी भी अच्छी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 7th भाव का बृहस्पति या शनि आपको प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में डिले पैदा करेगा, क्योंकि आपका जो करंट सर्कमस्टांस, अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, ये हमारी लगन कुंडली है जी, और इस बात के पीछे की जो तैयारी थी हमारी, वो हमारा D9 है, D10 है, D60 है, हमारा प्रारब्ध है। सो लगन कुंडली के अंदर जो ग्रह होते हैं उनका उपाय होता है, उनका इलाज होता है। D9 आपका फिक्स्ड प्रारब्ध है, उसका कोई उपाय नहीं, राइट। योर प्रेजेंट सर्कमस्टांस जिसको हम ठीक कर सकते हैं रेमेडीज से, हम दशा अंतरदशा बता के कह सकते हैं कि यस
क्योंकि अब लगन में महादशा देखी जाएगी। अंतरदशा की अगर आप एक्यूरेसी देखना चाहते हैं तो आप वर्ग कुंडलियों में जाइए, अंतरदशा को वर्ग कुंडलियों में जाकर देखिए, आपको वहां पे रिजल्ट मिलेंगे। सो लगन कुंडली का जो सप्तम भाव है वो आपके प्रेजेंट सर्कमस्टांस है कि आपको प्रेजेंट सर्कमस्टांस में सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राइट। सो अगर सपोर्ट मिल रहा है तो एक पॉजिटिव चीज है। अगर वहां पर भी मामला खराब है और यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं है तो फिर हम एक चीज को रूल आउट कर सकते हैं कि प्रॉमिस ऑफ मैरिज इज देयर और नॉट, कि शादी होगी भी कि नहीं होगी। मान लीजिए प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस भी खराब, हाँ, सप्तम मैलेफिक्स है, मान लीजिए सब लग्न के 7th हाउस में मैलेफिक्स है, और या सप्तमेश आत्मा कारक है, सप्तमेश आत्मा कारक है जी, राइट। जैसे शुक्र आत्मा कारक हो जाए या सप्तमेश आत्मा कारक हो जाए लगन कुंडली का। ऊपर से नवमांश में भी 2 ऐसे लगन हैं जो मैं नवमांश में कभी नहीं देखने चाहूंगा। ओके, विचार, राइट। वृश्चिक लगन और कुंभ लगन, ये नवमांश में नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो यू आर गोइंग टू हैव आइदर अ डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ और अ डिफिकल्ट मैरिड लाइफ और अ वेरी डिलेड मैरिड लाइफ। उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। नवमांश की उत्पत्ति नवम भाव से हुई है। नवम भाव की डिस्ट्रक्शन नवम से 12वें भाव में 8th में है, राइट। काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव स्कॉर्पियो है। अगर ये स्कॉर्पियो नवमांश का लगन बना, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, इट इज गारंटीड। अगर शादी हो भी गई उसमें वार्मनेस और सुख नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपके बहुत ही पॉजिटिव योग हो। दूसरा, हर एक लगन से तीसरा भाव अष्टम टू अष्टम की थ्योरी में मृत्यु का भाव माना गया, खराब माना गया। अब नवम भाव से तीसरा भाव कौन सा है? एक्वेरियस, 11वां। इसी प्रकार एक्वेरियस लगन अगर आपका नवमांश में आ जाता है, योर मैरिड लाइफ इज नॉट गुड, यू विल सफर। या तो शादी होगी नहीं, और अगर शादी होती है तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके जीवन में आती ही रहेंगी। स्कॉर्पियो और एक्वेरियस नवमांश लगन को बहुत विल पावर की ज़रूरत पड़ती है एक अच्छी शादी चलाने के लिए। और आपके अगर ये हैं, आप 100% रिलेट कर पाएंगे। आप बताइएगा। बिल्कुल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपके साथ ऐसा है। तो सर, अब हमने पार्टनर को समझा, इन लॉस को समझा, अब मैं संतान का सुख भी कुंडली में देखना चाहूंगी कि किस प्रकार कोई भी व्यूअर जो ये पॉडकास्ट देख रहा है उसे कैसे पता लगेगा कि उसे एक बहुत अच्छी संतान मिली, क्योंकि ये भी लोगों का एक प्रेयर्स होती हैं कि अच्छी संतान मुझे इस जन्म में मिले। देखिए, इसमें 2-3 एस्पेक्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट जी। पहली बात तो मेल कुंडली के अंदर पंचम भाव को देखा जाता है फॉर प्रेगनेंसी एंड संतान कंसेप्शन और अच्छी संतान मिलने के लिए। ऑफ लग्न लड़की फीमेल की कुंडली में 5th हाउस एंड 9th हाउस को देखा जाता है संतान के लिए, क्योंकि पंचम से पंचम नवम है। मीन्स मान लीजिए आपने कंसीव कर लिया, लेकिन क्या आप उस कंसेप्शन को होल्ड कर पाएंगे और 9 महीने 36 वीक तक बच्चा रखकर डिलीवर कर पाएंगे? ये जो जर्नी है ये 5th एंड 9th हाउस की जर्नी है, सिर्फ 5th हाउस की जर्नी नहीं है। 5th हाउस इज कंसीव होगा कि नहीं होगा। कंसीव हो गया लेकिन 1 महीने बाद नेचुरली अबॉर्ट हो गया या 2 महीने बाद नेचुरली अबॉर्ट हो गया, तो आप देखेंगे पंचम भाव में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, राहु है और उसको नवम भाव सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए पंचम भाव में मेलेफिक्स बैठे हैं लेकिन नवम भाव सपोर्ट करता है उसको, तो वो प्रेगनेंसी रुक जाएगी, ठहर जाएगी और आप बच्चा डिलीवर कर सकेंगे। सो फॉर फीमेल 2 भावों को देखना है, पंचम भाव, 9th हाउस, राइट। और मेल्स के लिए हम पंचम भाव को और सूर्य को देखेंगे, क्योंकि सूर्य ओजस है। सूर्य, शुक्र को कहते हैं ना क्वालिटी ऑफ स्पर्म, लेकिन सूर्य आत्मा देता है, राइट। तो सूर्य का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। अब क्वालिटी चिल्ड्रन कैसे रहेंगे उसकी हम फीडबैक 2 जगह से लेते हैं। एक D7 सप्तांश चार्ट जो बच्चों के लिए है, उसमें बृहस्पति की पोजीशन को देखना, 5th लॉर्ड की पोजीशन को देखना, लगन लॉर्ड की पोजीशन को देखना, शुक्र की पोजीशन को देखना, और ये मेल और फीमेल दोनों के जी। और आपके पंचमेश की पोजीशन को देखना फॉर द फर्स्ट चाइल्ड, राइट। तो पहला बच्चा पंचम भाव से, दूसरा बच्चा 7th हाउस से, तीसरा बच्चा नवम से, चौथा बच्चा 11वें से, ऐसे देखा जाता है। पंचम, सप्तम और नवम भाव, पहला, दूसरा, तीसरा बच्चे के लिए उसकी भाव अवस्था कि उन पर्टिकुलर
भावों में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, अच्छे योग बन रहे हैं, नहीं अच्छे, उनके डिस्पोजिटर, उनके स्वामी वेल प्लेस्ड हैं कि नहीं है, तो वो आपकी कुंडली से आपके बच्चे के फ्यूचर को बताते हैं। ओके, राइट। तो अगर पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हैं और आपको संतान भी कंसीव अच्छी हो गई, और पंचम में सूर्य हैं जो उच्च के बैठे हैं लगन में, तो आपको संतान अच्छी मिलेगी, पराक्रमी संतान मिलेगी, नेम फेम उसको होगा। पंचम भाव का स्वामी तीसरे भाव में चला जाए तो आपके बच्चे पराक्रमी होंगे, नेचुरल पराक्रम उनके अंदर होगा। तो इस कॉम्बिनेशन से हम जो है बच्चों को देख सकते हैं। पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव ये डिस्ट्रॉयड नहीं होने चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए। इवन इफ यू गेट मैरिड, जैसे मैंने कहा सप्तम भाव स्पाउस का है, लेकिन सप्तम भाव से हम दूसरा चाइल्ड भी देखेंगे, नवम भाव से हम तीसरा चाइल्ड भी देखेंगे। तो ये ओवरऑल चीज़ें, अब नवम भाव हम अपने बुढ़ापे के लिए भी देखते हैं। Really? अगर नवम भाव में मेलेफिक्स बैठे हों या नवम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा और नवम भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठ गया, तो आपका अंत अच्छा नहीं है, आपका बुढ़ापा अच्छा नहीं है। बुढ़ापे में आप नाना प्रकार की बीमारियों से जूझते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। सो हर एक ग्रह की मल्टीपल इनपुट्स और मल्टीपल चीज़ें हैं, और जब हमें पंचम भाव, 2 ही बच्चे हैं, पंचम भाव अच्छा मिला, सप्तम भाव अच्छा मिला, एटीट्यूड अच्छा मिला, स्पाउस अच्छा मिला, इन लॉज अच्छे मिल गए, तो हो गया ना गोल्डन चार्ट। That's your golden chart, definitely sir. और जिस तरह आपने बताया कि हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग हमारा चार्ट गोल्डन होता है, तो आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स अपनी कुंडली में ये सारे प्लेसमेंट्स मैच करेंगे और डिसाइड करेंगे कि उनके पर्पस के अकॉर्डिंग उनका चार्ट गोल्डन है या नहीं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, क्या आपने इन प्लेसमेंट्स को अपनी कुंडली में ढूंढा, अपने नवमांश को देखिए जो सर ने प्लेसमेंट्स बताए, 1st हाउस के, 7th हाउस के, 8th हाउस के, 5th और 7th हाउस के, ये सारे चार्ट, ये सारे पॉजिटिव प्लेसमेंट्स आपके चार्ट को गोल्डन बनाते हैं। बट ये मत भूलिए कि हमारा पर्पस ही डिसाइड करता है कि कितना चार्ट हमारा गोल्डन है और कितनी लाइफ आपकी गोल्डन होगी। तो मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आती रहूंगी। साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम सर के साथ और कौन से टॉपिक्स पर डिस्कशन करें। मैं हूँ आपकी होस्ट रंगोली शर्मा। नमस्ते।